मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम जानेंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के विभिन्न लाभों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे लाभ लिखे हुए हैं। इन्हें एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला, प्रतिजैविक दवाई बनाने में। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तीसरा, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। चौथा, भोजन के क्षेत्र में। पांचवा, उद्योग धंधों में। और छठवां, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट है प्रतिजैविक दवाई बनाने में। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि प्रतिजैविक दवाई आखिर होती क्या है, इसका नाम प्रतिजैविक दवाई क्यों है। ठीक है बच्चों, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो किस चीज से होते हैं। कौन रोग उत्पन्न करता है? सूक्ष्म जीव। वेरी गुड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं। और जनरली कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोग उत्पन्न करने में हमारे शरीर में सहायता करते हैं? कौन रोग उत्पन्न करता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु। वायरस और प्रोटोजोआ ये सबसे ज्यादा करते हैं। इसके अलावा जीवाणु भी हैं, कवक भी हैं। ठीक है, ये भी करते हैं। तो ये जो रोगाणु है, चूंकि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इन्हीं तरीके के हमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए इनसे फाइट कराने के लिए, तभी ज्यादा असर होगा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन रोगाणुओं से हम फाइट करने के लिए, उनकी ग्रोथ रोकने के लिए, उनको मारने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दवाई डेवलप करते हैं, उसी से दवाई उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया से या जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कवक से पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं और शैवाल से क्लोरेलिन नाम की प्रतिजैविक दवाई प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रतिजैविक दवाई जैसे ही हम लेते हैं वैसे ही ये रोगाणुओं से फाइट करने लगते हैं और रोगाणुओं की ग्रोथ को रोकते हैं और बीमारी को कम करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रतिजैविक दवाइयां हैं जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से बनाई हुई। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में हम आ जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जब हम मिट्टी में नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के रूप में फिक्स कर देते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि जो पौधे हैं वो पानी के द्वारा ही इन खनिज लवणों को अपने अंदर लेते हैं और ये जो नाइट्रोजन है ये पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, इसलिए इसका जमीन की मिट्टी में रहना बहुत ही आवश्यक है अगर हम चाहते हैं कि हमारे पौधे हेल्दी रहे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे आप सुना होगा कि दालों वाले जो पौधे होते हैं, जैसे अरहर के पौधे हैं, मटर के पौधे हैं, चने के पौधे हैं, सरसों के पौधे हैं, तिलहन के पौधे हैं, इनको एक साल इनको लगाओ, उसका 6 महीने बाद जब दूसरी फसल आती है तो हम उसके बाद गेहूं या चावल या ये सब लगाएंगे। मतलब हम अल्टरनेट कर करके लगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब हम दलहन की फसलें लगाते हैं बच्चों, तो दलहन की फसलों की जड़ों को कभी आपने उखाड़ के देखा होगा, उसमें छोटी छोटी सी गांठें पाई जाती है। देखा है आप लोगों ने? किसने देखा है? हमने देखा है मैम। आपने देखा है? गांठें होती है छोटी छोटी। यस मैम, छोटी छोटी। वो जो गांठें होती है ना बच्चों, उन गांठों में ही राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है और वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको जमीन की नाइट्रेट्स में फिक्स कर देता है। इसी तरीके से एजोबैक्टर एक जीवाणु है, वो क्या करता है, वो स्वतंत्र अवस्था में मिट्टी में ही रहता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया हैं कई सारे, जैसे कि नॉन स्टॉक है, एनाबेना है, इसके साथ ही ऑसिटोलेरिया है, साइटोनिमा है। ये जो है साइनोबैक्टीरिया, ये जैव उर्वरक के रूप में
ऑर्गेनिक खाद के रूप में ये खेतों में मिलाए जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। बच्चों, हमारा शरीर हो या पौधों का शरीर हो या जीव जंतुओं का शरीर हो, ठीक है, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की मात्रा भी है, कार्बन भी पाया जाता है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन भी होता है उनको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जितने भी खाने की चीजें होती हैं सब कार्बनिक में आती हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी की डेथ होती है, कोई पौधा मुरझा जाता है, गिर जाता है, तो एक समय के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। आप बिल्कुल सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि किसी पदार्थ के सड़कर मिट्टी में मिलने की जो घटना है वो उस पदार्थ का अपघटन है। अब हमारा जो शरीर है या पौधों का शरीर है या जीव जंतु का शरीर है या भोज्य पदार्थ है, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ। इन कार्बनिक पदार्थों को जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सड़ाने के बाद मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, जिससे जो कार्बनिक पदार्थ किसमें बदल जाते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। क्योंकि बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मिट्टी से ही पौधे पोषक तत्व लेते हैं और उन पोषक तत्वों को हम पौधों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। मतलब हमारे अंदर कहां से आए पोषक तत्व, पौधों से, और पौधों के अंदर कहां से आए, मिट्टी से। मतलब मिट्टी में पोषक तत्व रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन मिट्टी के पोषक तत्व तो पौधे ले लेते हैं, फिर पौधों को हम खा लेते हैं, है ना। तो ये चक्रण कैसे होगा, ये वापस मिट्टी में कैसे पहुंचेंगे, और अगर ये वापस मिट्टी में नहीं पहुंचेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मिट्टी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, है ना। तो इसका चक्रण बना रहे, इसीलिए कोई चीज सड़ती है और उसके बाद वो मिट्टी में मिला दी जाती है। तो ये काम कौन करता है, ये काम भी हमारे सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हम कहते हैं मृतोपजीवी। ये सड़े गले पदार्थों में उगते हैं, उसके बाद उनको सड़ाकर पूरी तरीके से सरलीकृत करके सरल अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे जो खराब हो गए हैं, सूख गए हैं, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, जीव जंतु जो मर गए हैं वो भी ऐसे ही पड़े रहेंगे, है ना, मिट्टी में नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या होगा, ढेर बनता चला जाएगा मृत जीवों का और मिट्टी हमारी खराब होती जाएगी, उसमें कोई नई चीज डेवलप नहीं होगी और ऐसे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, है ना। तो मृत जीवी या ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सड़ाते हैं चीजों को और सड़ाने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में उसको मिला देते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं अपघटन। ठीक है, तो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, इसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। अब आगे आते हैं भोजन के क्षेत्र में। तो बच्चों, भोजन के क्षेत्र में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि इनमें जो फंजाई होती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। जो ईस्ट होती है वो जनरली ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होती है, और हम घरों में भी इसको कुलचा बनाने में, ब्रेड बनाने में, ढोकला बनाने में, ऐसी चीजें बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम बहुत अच्छा प्रोटीन है। एस्पैरागस और गुच्छी ये एक प्रकार की कवक है, ये भी सब्जी बनाने के काम आती है, ये भी बहुत अच्छी प्रोटीन की सोर्स है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में स्पाइरुलिना है, वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो भोजन के रूप में भी हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उद्योग धंधों में। तो बच्चों, उद्योग धंधों में ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ईस्ट बेकरी इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में, केक्स बनाने में, इन सब में ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही जीवाणुओं का योगदान है डेयरी इंडस्ट्री में, दही बनाने में, पनीर बनाने में, योगर्ट बनाने में, है ना, और भी बहुत सारी चीजें बनाने में, जैसे मक्खन भी बनता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इसके साथ ही फ्रूट जूसेस से हमें सिरके बनाने हैं, उसके अलावा हमें अल्कोहल बनाना है, शराब बनानी है, इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ा योगदान होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तंबाकू के जो उद्योग होते हैं, इसी प्रकार चाय के उद्योगों, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही बड़ा रोल है।
ठीक है बच्चों। तो हमारे जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आ जाते हैं हम आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में। क्या होता है ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी? बच्चों क्या होता है कि हमारे जो अंदर गुण होते हैं वो हमारे जो आरएनए और डीएनए में जो रहते हैं, जीन में रहते हैं, वो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इनको कहते हैं जीन। ठीक है, तो इन जीनों में परिवर्तन करने के काम भी हम करते रहते हैं। मतलब अच्छी वैरायटी और अच्छी वैरायटी डेवलप हो जाए और अच्छी, जैसे गेहूं की पहले कम अच्छी वैरायटी आती थी, फिर क्या हुआ कि उसमें उसके जीन को हम लोगों ने चेंज किया, इंप्रूव करके और अच्छी वैरायटी ले आए। ऐसे ही हम जीनों को हम क्या करते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। इसी को कहते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, जिसमें ईस्ट है ना, इसके अलावा हमारा इसेरिया है, कोलाई है। तो ये क्या होते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में, इसको हम लोग यूज करते हैं, जीन को इंप्रूव करने में इसको हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका लाभ। जितने भी अभी आपने जाने हैं वो क्या थे, सारे लाभ थे। आज के लिए इतना ही। अब कल की कक्षा में हम जानेंगे इनकी हानियों के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे उन हानियों से बचाव के उपायों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय मैम।